फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संजय वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस पॉइंट कोचिंग में। और आज हम लोग जीएस में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का जो नया टॉपिक होगा वो भारत से संबंधित होगा और भारत की नदियों से संबंधित होगा। तो आइए देखते हैं बिना समय को गंवाए हुए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र आज हम लोगों को पढ़ना होगा। और भारत के अपवाह तंत्र में हम लोगों को पढ़ना क्या होता है, तो भारत के अपवाह तंत्र में हम लोगों को भारत की नदियों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की नदियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो लोग रिवीजन के तौर पे देखते रहें और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग पढ़ते चलें, नोट्स भी थोड़ा थोड़ा बनाते चलेंगे जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट लगेगा। ठीक है, तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो वास्तव में अपवाह तंत्र होता क्या है, तो अपवाह तंत्र पहले हम लोग समझ लेते हैं। अपवाह तंत्र में कोई एक मुख्य नदी होगी, इसमें कोई एक मुख्य नदी होगी, ठीक है, और इसमें कुछ अन्य सहायक नदियां भी इसमें शामिल होती हैं। तो जो इसमें अन्य सहायक नदियां शामिल होती हैं, इन कंप्लीट नदियों के समूह को या नदियों के इस जाल को ही हम लोग कह देते हैं अपवाह तंत्र। तो इस प्रकार से एक हमारा अपवाह तंत्र बन जाता है। बताया जाता है कि भारत में लगभग 4000 के करीब नदियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से लगभग कुछ 25-26 बड़े नदी तंत्र होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया अपवाह तंत्र। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है अपवाह बेसिन। तो अपवाह बेसिन क्या होता है? अपवाह बेसिन, यदि कोई नदी निकलती है तो इस नदी में जल भी तो होता है भैया। तो ये जल कहाँ से मिलता है? जल कहाँ से मिलता है? तो जल हमें जिस क्षेत्र से मिलता है, जिस क्षेत्र से मिलता है, अब चाहे ये मुख्य नदी हो और चाहे इसकी सहायक नदी हो, इसके जल की उपलब्धता वाला जो क्षेत्र होता है, इसके जल की उपलब्धता जहाँ से हमें होती है, उस कंप्लीट एरिया को, उस क्षेत्र को हम लोग नदी बेसिन के नाम से या अपवाह बेसिन के नाम से जानते हैं। तो किसी ना किसी क्षेत्र से ही तो पानी इकट्ठा होगा, वाटर इकट्ठा होगा जो नदी में प्रवाहित होता है, तो वही क्षेत्र कहलाता है अपवाह बेसिन। तो ये दो शब्द हो गए, अपवाह बेसिन और अपवाह तंत्र। दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और अगर नहीं भी समझ में आई होंगी तो कमेंट करिएगा, आगे से फिर इसको दोबारा से आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत में अपवाह तंत्र हम लोगों को पढ़ना है। भारत के अपवाह तंत्र में भारत की नदियों को पढ़ना है। तो भारत की नदियों को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में बांटकर पढ़ेंगे भैया? दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन से भाग होंगे? तो एक भाग हमारा होगा हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, ठीक है, और दूसरा प्रायद्वीपीय, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियां, हम दो भागों में इसको बांटकर पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर एक बेसिक अंतर भी देख लेते हैं कि जो हिमालय की नदियां होती हैं, इन नदियों को हम लोग युवा नदी भी कहते हैं। हिमालय नदियों को हम लोग क्या कहते हैं? युवा नदी भी कहते हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, हम लोग इन्हें वृद्ध नदियां या वृद्ध नदियों की श्रेणी में रखते हैं। इनको युवा नदियां क्यों कहते हैं और इनको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को वृद्ध नदियां क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो युवा हैं वो अपने मार्ग को बनाते हुए चलते हैं। तो हिमालय की जो नदियां होती हैं, जब भी वो चलती हैं तो वो कटान करते हुए चलती हैं, मार्ग को परिवर्तित करते हुए चलती हैं, यानी कि नए नए मार्गों को बनाते हुए चलती हैं। इस कारण से हिमालय की जो नदियां होती हैं उसे हम लोग युवा नदियों की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं पर
अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात किया जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अब अपने ढाल के अनुरूप ही बहती रहती हैं, इस कारण से इनको वृद्ध नदियों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिमालय नदियों को युवा नदियां क्यों कहते हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को वृद्ध नदियां क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जो हिमालय की नदियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, हम हिमालय की नदियों को पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी, और इसको हम लोग कहते हैं अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी, ठीक है, तो इसको पूर्ववर्ती नदी और उसको अनुवर्ती नदी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती नदी क्यों कहेंगे, अनुवर्ती नदी क्यों कहेंगे, तो पूर्ववर्ती नदी किसको कहा जाता है ये हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो बताया जाता है कि हिमालय के उत्थान के पहले, यानी कि जब हिमालय नहीं भी बना था उससे पहले जिन नदियों का प्रवाह होता रहा है उसे हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। इसके अंतर्गत हिमालयी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली नदियों को हम लोग पूर्ववर्ती नदियों की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम लोग अनुवर्ती नदी का बात करें तो अनुवर्ती नदियां जो होती हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बेसिकली कहलाती हैं। ये अनुवर्ती नदी का कैसे समझें, तो अनुवर्ती नदी जो होती हैं ये ढाल के अनुरूप बहने वाली नदियां होती हैं, इसलिए इनको हम लोग अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो प्रायः प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां होंगी उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अनुवर्ती नदी कहेंगे। ठीक है भैया, तो दोनों चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी कि हम लोग इसे पूर्ववर्ती नदी क्यों कहते हैं, अनुवर्ती नदी क्यों कहते हैं, और हिमालय को युवा नदी क्यों कहते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत को भारत की नदियों को वृद्ध नदियां क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं यहाँ पर एक एक हिमालयी क्षेत्र की नदियों को। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हिमालय की नदी तंत्र या हिमालय से निकलने वाली नदियां या हिमालय क्षेत्र से बहने वाली नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिमालयी क्षेत्र में बड़ी नदियों की अगर बात किया जाए तो आप लोगों को एक नदी का नाम मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं भैया, सिंधु नदी। ठीक है, या इसी को सिंधु नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो सिंधु नदी के साथ साथ में इसकी कुछ सहायक नदियां भी होती हैं। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां भी होती हैं और सिंधु नदी होती है। इन सभी को मिला करके बन जाता है सिंधु नदी तंत्र। क्या बन जाएगा भैया, सिंधु नदी तंत्र बन जाएगा। चलिए भाई इसको देखते हैं। सिंधु नदी को देखा जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत वाले क्षेत्र से किया जाता है या तिब्बत वाले क्षेत्र से होता है। तिब्बत वाले क्षेत्र में कहाँ पर, तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर एक मानसरोवर झील भी होती है। ठीक, और यहीं पर एक बोखर चो हिमनद पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, बोखर चो हिमनद। बोखर चो हिमनद यहाँ पर पाया जाता है और यहीं पर होता है बोखर चो हिमनद होता है। और इस बोखर चो हिमनद के पास में अगर आप देखें तो आप लोगों को मिल जाएगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर यहीं पर स्थित है। ठीक, तो बोखर चो हिमनद और यहीं पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। तो इसी क्षेत्र से ये नदी यहाँ से निकलती है और ये नदी प्रवाहित होती है। प्रवाहित होते हुए ये पहुंच जाती है आपके जम्मू कश्मीर, यानी कि वर्तमान समय में देखेंगे तो लद्दाख वाले क्षेत्र में। अब ये लद्दाख से होते हुए और ये बाहर निकल जाएगी और पहुंच जाएगी पाकिस्तान। ठीक है भैया, ये कहाँ पर आ गई, पाकिस्तान में आ गई। और पाकिस्तान में प्रवाहित होने के बाद ये आ जाती है अरब सागर में। कहाँ आ गई भैया, अरब सागर में। ठीक है, तो ये नदी आती है और अरब सागर में गिर जाती है। आगे देखते हैं। सिंधु नदी में हमने कहा कि इसकी कुछ अपनी सहायक नदियां भी होती हैं। ठीक, इसके पहले थोड़ा सा और हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ लें। एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसके नजदीक का जिला कौन सा पड़ता है।
तब आप लोग देखोगे यहाँ पर एक जिला पड़ता है लेह, तो लेह जिले से होते हुए यह आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। और यहीं पर देखोगे तो दो पर्वत श्रेणियां आप लोगों को दिखेंगी, कौन कौन सी, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी होती है लद्दाख और यहीं पर एक पर्वत श्रेणी होती है जास्कर। तो जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी या लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी, इन पर्वत श्रेणियों से होते हुए ये सिंधु नदी आगे की ओर बढ़ती जाती है और फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। अब इस सिंधु नदी में कुछ सहायक नदियां भी होती हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां होंगी, यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंधु की कुछ सहायक नदियां, जैसे अगर हम ऊपर वाली क्षेत्र में देखें, ऊपर का मतलब होता है कि अगर हम लोग देखें राइट साइड से दाईं ओर से, तो दाईं ओर से इसमें मिलने वाली सहायक नदी होती है जिसका नाम है श्योक। ये देखिए भैया, यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है, श्योक नदी, ठीक है। इसके आगे फिर अगर आप बढ़ेंगे तो यहीं पर इसकी एक सहायक नदी और मिल जाएगी जिसका नाम होगा गिलगित। कौन सी सहायक नदी है, गिलगित। तो श्योक भी सहायक नदी है और गिलगित भी इसकी सहायक नदी होती है, जो कि सिंध नदी के राइट साइड से यानी ऊपर वाले हिस्से से आकर के मिलती है, ठीक। फिर देखिए इधर आपका पड़ जाएगा अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से कुछ नदियां आती हैं, जैसे कि काबुल नदी है, काबुल हो गया, ठीक है, कुर्रम हो गया, ठीक है, गोमल हो गया। तो ये कुछ नदियां होती हैं जो कि अफगानिस्तान से आती हैं और यहाँ आपके सिंधु नदी वाले क्षेत्र में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई राइट साइड से दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। अब हम लोग देखेंगे बाईं ओर से कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं। तो बाईं ओर से सहायक नदी एक यहीं पर आप देखेंगे तो एक नदी है जिसका नाम है जास्कर, यहाँ पर जास्कर श्रेणी भी है और यहीं पर जास्कर नदी भी है, ठीक है। तो जास्कर नदी भी इसकी सहायक नदी मानी जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ बड़ी नदियां भी होती हैं इसकी सहायक नदी। बड़ी नदियों में सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी, तो बड़ी में हम इधर थोड़ा सा नामकरण की ले रहे हैं जिससे आप लोगों को पता भी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंधु की 5 बड़ी सहायक नदियां कौन कौन सी, पहली देखिए तो यहाँ पर नाम मिलेगा आप लोगों को झेलम। कौन सी नदी भैया, झेलम नदी है। झेलम के बाद में आप लोग क्रम भी इसका याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो झेलम, झेलम के बाद में आप देखेंगे तो चिनाब नदी, राइट, और चिनाब के बाद फिर आप देखिएगा तो अगली नदी मिल जाएगी आपको रावी नदी, ठीक है। झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया एंड देन ब्यास नदी। कौन सी, ब्यास। ब्यास के बाद में कौन सी नदी हो जाएगी भाई, सतलज नदी। ये देखिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। एक बार आप लोग भी बोलिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदियां होती हैं। तो आइए भैया इन सभी नदियों को भी हम फिगर के तहत या ग्राफ के तहत बनाकर देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये प्रवाहित होती हैं और कहाँ कहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग झेलम नदी का देखें तो झेलम नदी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक झील होती है, ठीक है, और यहाँ पर झील का नाम है वेरी नाग। कौन सी झील है, वेरी नाग झील है, ठीक है। और यहीं पर एक झील और है जिसका नाम है शेषनाग। तो वेरीनाग और शेषनाग ये झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो वेरीनाग झील से एक नदी निकलती है और निकलने के बाद रास्ते में इसको एक झील और मिलती है जिसका नाम है वुलर लेक, वुलर झील। तो यहाँ पर रास्ते में एक झील और मिल जाती है जिसका नाम है वुलर झील, यानी कि यहाँ से जो निकलने वाली नदी है उसका नाम है झेलम। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलकर पहुंच जाती है वुलर झील, ठीक है, कोई बात नहीं। वुलर झील से आगे जब बढ़ती है तो रास्ते में यहाँ पर मिल जाएगा आपको श्रीनगर। रास्ते में क्या मिलेगा आप लोगों को, श्रीनगर मिल जाएगा, ठीक है। अब जब श्रीनगर मिल जाएगा फिर ये आगे की ओर बढ़ जाती है
और यहीं पर इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा, ठीक भैया। तो इसकी सहायक नदी कौन सी? किशन गंगा, जो कि आपकी झेलम नदी में आकर के मिल जाती है, ठीक है। अब क्या करना है, झेलम नदी को यहीं पर छोड़ दीजिए क्योंकि इसके साथ कुछ और भी घटना घटने वाली है। क्या है अभी हम लोग देखेंगे। झेलम को छोड़ दीजिए। अगली नदी हम लोग लेते हैं यहाँ से और उसका नाम है आपका चेनाब। कोई दिक्कत? चलिए चेनाब नदी ले लेते हैं। चेनाब नदी जो होती है यह दो नदियों के संगम से बनती है, ठीक है। कौन कौन से? चंद्र और भागा। ये देखिए भैया, चंद्र और भागा, ये दो नदियां हो गई। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक दर्रा भी है जिसका नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रे से एक नदी निकलती है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इस नदी का नाम होता है चेनाब नदी। भैया क्या नाम होता है? चेनाब नदी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। यानी कि जो चेनाब नदी होती है वह दो नदियों के सम्मिलित रूप से बनी होती है, एक है चंद्र और दूसरी है भागा। इन दोनों के सम्मिलित पानी को जब आगे बढ़ाया जाता है, जब आगे बढ़ता है तो इस नदी का नाम हो जाता है चेनाब नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में झेलम का जो पानी है वो आकर के चेनाब नदी में मिल जाता है। किसमें मिल गया? चेनाब नदी में मिल गया। ये कौन सा पानी? झेलम का, ठीक है। चलिए अगली नदी लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इतिहास भी पढ़ा होगा, तो इतिहास में आप लोगों को बताया होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तर में विस्तार है, ठीक है, वो चेनाब नदी के पास में एक शहर है जिसका नाम है मांडा, ठीक है। तो मांडा तक आपकी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भी देखा जाता है। तो वही ये चेनाब नदी है जहाँ पर इसका उत्तरी भाग का अंतिम छोर होता है, ठीक। खैर ये इतिहास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा या आप लोग पढ़े होंगे, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगली नदी लेते हैं रावी नदी, ठीक है। तो रावी नदी अगर आप लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा होता है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, ठीक है भैया। तो रोहतांग दर्रा यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम होता है क्या? रावी नदी। क्या नाम होता है? रावी नदी। और रावी नदी का भी जो संबंध है वो भी इतिहास से है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास या हड़प्पा सभ्यता आप लोगों ने देखा होगा वह भी रावी नदी के तट पर आपने देखा होगा। और यह भी पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता ज्ञात प्रथम स्थल था जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो रावी नदी का जो पानी है, रावी नदी का जो वाटर है वो आकर के चेनाब नदी में मिल जाता है और ये चेनाब नदी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, ठीक है। चलिए इसको अभी छोड़ दीजिए यहाँ पर। फिर आते हैं हम यहाँ पर ब्यास पर। ब्यास नदी ले लेते हैं, ठीक। तो यहीं पर रोहतांग दर्रे के पास में ही एक कुंड पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्यास कुंड। क्या कहते हैं भैया? ब्यास कुंड कहते हैं, ठीक है। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है और ये आती है आपके पंजाब तक, ठीक है। ये कहाँ तक आ गई? पंजाब। पंजाब में यहाँ पर कपूरथला पड़ेगा, कपूरथला, ठीक है। और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है हरके। कौन सा स्थान है भैया? हरके नामक स्थान है। तो हरके नामक स्थान तक ब्यास नदी को आप लोग लेकर के आइए और ब्यास को ला करके यहीं पर छोड़ दीजिए अभी के लिए, ठीक। फिर अगली नदी हम देख लेते हैं, कौन सी? सतलज, ठीक है। सतलज नदी देखें तो सतलज नदी इसी तिब्बत वाले क्षेत्र में एक झील पाई जाती है जिसका नाम होता है राकस ताल। राकस ताल, ठीक है। तो राकस ताल यहाँ पर झील है और इस राकस ताल से एक नदी निकलती है और निकल करके वो चली जाती है, ठीक है। और यही नदी कहलाती है आपकी सतलज। कौन सी नदी भैया? सतलज नदी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हरके नामक स्थान पर जो ब्यास नदी आई थी उसका पानी आपका इस सतलज नदी में मिल जाता है, ठीक है। ब्यास का वाटर कहाँ आके मिल गया? सतलज नदी में आके मिल गया, ठीक। अब क्या हो रहा है, इधर से ये नदी आगे बढ़ती है और इधर चेनाब नदी भी है। सतलज ने क्या किया,
कि ब्यास के पानी को साथ में लेकर के आती है और चिनाब नदी में मिला देती है। अब चिनाब देखिए भाई क्या कर रही है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। चिनाब क्या करेगी, चिनाब टोटल वाटर को लाती है और यहाँ पर इस क्षेत्र में जिसका नाम है मिथनकोट, मिथनकोट, ठीक है। तो मिथनकोट नामक स्थान पर ये पूरा वाटर चिनाब नदी ला करके सिंधु नदी में मिला देती है और इसके बाद सिंधु नदी क्या करती है, इस पूरे वाटर को ले जा करके अरब सागर में छोड़ देती है या अरब सागर में गिरा देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो ये आपकी सिंधु नदी तंत्र होगी और सिंधु नदी तंत्र में आप लोगों ने देखा कि इसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं और वो अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये कुछ आपकी बड़ी नदियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटी नदियां भी सहायक हैं जो कि जास्कर नदी, गिलगित, काबुल, खुर्रम, गोमल इत्यादि, ये कुछ और स्योक भी हैं, तो ये भी आपकी कुछ सहायक नदियां होती जो कि इस क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जैसे झेलम नदी है तो झेलम नदी पर एक परियोजना पाई जाती है, इस झेलम नदी पर एक परियोजना पाई जाती है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना भैया, तुलबुल परियोजना, ठीक है। तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना पाई जाती है, ठीक है। अगर चिनाब नदी पर देखा जाए तो बगलीहार, बगलीहार, ठीक है। तो बगलीहार परियोजना आपकी कहाँ पर है, तो आप देखोगे तो चिनाब नदी पर आपको बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और रावी नदी पर आप लोग देखेंगे तो थीन बांध, कौन सा बांध है, थीन बांध, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी लगभग नदियों पर आपको मिल जाएंगे कुछ परियोजनाएं, कुछ बांध, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लें कि ये नदियाँ कैसे याद करें, क्योंकि याद करना भी मुश्किल है, कहाँ से निकलती हैं ये भूलना भी हम लोगों की आदत होती है, तो भूले ना भी और याद भी रहे। तो 2 मिनट में हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंधु नदी है तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है और इसकी जो एक बड़ी नदी है झेलम, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, वेरीनाग से और झेलम। अगर थोड़ा सा भी हम इसको जोड़ के देखें, कुछ तोड़ फोड़ के देखें तो झेलम, झेलम मतलब झेलना, कुछ भी समझ लीजिए क्योंकि याद करना है हमको। तो झेलना, वेरी नाग मतलब बहुत सारे नाग और शेष नाग ईश्वर भगवान जी का सांप है, तो अगर नाग काटेगा तो झेल जाओगे, इसलिए वेरी नाग झेलम। तो कुछ आपको करके याद करना है, आपको याद हो गया होगा, ठीक। आगे देखिए चिनाब बा से बाड़ा लाचा दर्रा, चिनाब बा से बाड़ा लाचा दर्रा, तो बाड़ा लाचा दर्रे से निकलने वाली नदी चिनाब हो गई, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और रा से रावी, रा से रोहतांग, ये भी आपको याद हो जाएगा। तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान से, जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नदी जल समझौता हुआ था जिसे हम लोग सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं। ये सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। क्या हुआ था भाई, इसमें ये कहा गया था कि सिंधु नदी के साथ में ये झेलम और चिनाब, सिंधु नदी के साथ में झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% वाटर इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, यानी 20% बच गया। ये 20% इस्तेमाल करेगा कौन, भारत, ठीक। फिर क्या कहा गया, इसमें की जो 3 नदियां नीचे की हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसका 80% पानी इस्तेमाल करेगा भारत और कितना बचा, 20%। तो 20% कौन इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। तो आज ये सिंधु नदी तंत्र हम लोगों ने पढ़ा, कल हम लोग नया टॉपिक लेकर के आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, समझ में नहीं आएगा तो भी कमेंट करिएगा। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।